प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट चैप्टर जो हमारा चल रहा है, जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है। क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले की क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। डायना लिमिटेड के पार्षद अंतर नियमों में निम्नलिखित व्यवस्थाएं हैं। एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या क्या कहा हुआ है उसको हम देख रहे हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ पे रीड करें। फर्स्ट पॉइंट, प्रत्येक वर्ष के लाभ का 10% सामान्य संचय में हस्तांतरित किया जाए। 10% रिजर्व में जाएगा। ठीक है। नंबर 2, सामान्य अंशों पर देय लाभांश के 10% के बराबर कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। बोनस टू स्टाफ 10% ऑफ या EST। इक्विटी शेयर को जो डिविडेंड दोगे उसका 10% आप स्टाफ को बोनस दोगे। थर्ड पॉइंट, शेष उपलब्ध लाभ इस प्रकार बांटे जाए। संचय पूर्वाधिकार अंशों पर 8% लाभांश दे, यानी प्रेफरेंस शेयर पे 8%। सामान्य अंशों पर 10% लाभांश दे, यानी इक्विटी शेयर पे 10% देना है। शेष का 40% पूर्वाधिकार अंशों पर अतिरिक्त लाभांश जो बच जाता है उसका फिर एक्स्ट्रा लाभांश किसको देना है? प्रेफरेंस शेयर को देना है। शेष का 40% वह शेष सामान्य अंशों में दे दिया जाए, यानी पीछे जितना भी बचा वो किसको दे दिया जाए? सामान्य अंश। सामान्य अंश का मतलब होता है इक्विटी शेयर्स को दे दिया जाए। आगे, अंतर नियम की अन्य शर्तों के अनुसार उक्त प्रावधान 2 यानी ये 3B यानी 3 का ब ये और 3C यानी 3 ये उसका C स ये के पश्चात शेष राशि को आगे ले जाया जाए। वह पूर्वाधिकारांश पूंजी के 6%, वह शब्द होगा, वह पूर्वाधिकारांश पूंजी के 6% से कम न हो। जो जितना भी आप कैरी फॉरवर्ड करो वो किससे कम नहीं होने चाहिए? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के 6% से कम नहीं होने चाहिए। आगे तो देखें इसे। आगे प्रश्न दिया हुआ है, कंपनी ने 20,000 8% पूर्वाधिकार संचयी व सहभागी अंश जो 100 रुपए वाले हैं तथा 1,50,000 सामान्य अंश जो 10 रुपए वाले हैं निर्मित कर रखे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 शेयर इंटू 100 रुपए कितना हो जाता है बच्चों? 20 लाख। सही है। उसके बाद में 1,50,000 इक्विटी शेयर है जो 10 रुपए वाले, यानी 15 लाख। ये भी ठीक है। ये सभी पूर्ण प्रदत्त है। आगे 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का हास यानी डेप्रिसिएशन और कर पूर्व शुद्ध लाभ 20 लाख है। किस किस को करने से पूर्व है? बिफोर है। प्रॉफिट बिफोर है। क्या है? एक तो डेप्रिसिएशन नहीं घटाया हुआ और दूसरा टैक्स नहीं घटाया हुआ, तो दोनों ही नहीं घटाए हुए। लिखता है लाभ का शेष पिछले वर्ष से आगे लाए गए लाभ के शेष ये है। तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया प्रॉफिट का पिछले वर्षों का। और हाश के लिए 2 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन कितना है? 2 लाख रुपए, और कर के लिए 5,61,600 का प्रावधान करना है। ये हो गया टैक्स। ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्या कहता है, यानी ये देखो पूरी बात ऐसे समझो। 20 लाख रुपए उसका टैक्स प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में से वो कहता है ये डेप्रिसिएशन नहीं घटाया हुआ है तो घटा देंगे, क्योंकि हमने एक नोट पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि भाई डेप्रिसिएशन पूरा करना जरूरी होता है, टैक्स देना जरूरी होता है। तो ये डेप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन 2 लाख है वो घटा देंगे, और दूसरा क्या चीज आ जाएगी? जो टैक्स है ये भी घटा देंगे। तो 20 लाख में से ये भी घटाना है और ये भी घटाना है। क्लियर? ये दोनों पहले घटा देंगे, जो आएगा उसमें ये प्रॉफिट, ओपनिंग प्रॉफिट है वो जोड़ देंगे। तो ये काम अपने को करना है।
कंपनी की पुस्तकों में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि के विवरण से संबंधित लाभों के लिए आवंटन और नियोजन के लिए टिप्पणी नोट टू अकाउंट्स यह मानते हुए तैयार कीजिए कि संचालकों ने ऊपर की गई व्यवस्थाओं के अनुसार चालू वर्ष के दौरान यानी वर्ष 2021 के लिए लाभांश और कर्मचारियों के लिए बोनस को प्रस्तावित किया जा चुका है। तो ये क्या चीज है, सिंपल सी बात है, सारे प्रावधान प्रॉफिट की कहानी दे रखी है, हमें डिविडेंड भी देने हैं, आपस में कहीं जाके अपने को ये जो पैसा है ना 20 लाख रुपए हमारे पास जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस चैप्टर का काम भी यही होता है, आपके पास जो लाभ होता है उसको आपको बांटे। अब इसमें जो बात कही थी वो सारी एक एक करके हमें फॉलो करनी है, बस इतनी सी बात है। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को वापस जरूर रीड करें, है ना। देखें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप लिखें करंट ईयर प्रॉफिट। ये आपके बिफोर टैक्स एंड डेप है 20 लाख। अब इस 20 लाख में से सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन घटाओगे, तो डेप है 2 लाख। ये रूल होता है, पहले डेप कटेगा फिर टैक्स कटेगा, तो आया 18 लाख। इस 18 लाख में से आप लेस करोगे टैक्स, वो आपके दिया हुआ है कितना है बेटा, संख्या बोलना। 5 लाख 5,61,600 घटा दो 12,38,400। ये आपके आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप। क्या हो गया ये, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप। अब उसके बाद में इसमें आप पुराना जो प्रॉफिट पिछले साल का है वो जोड़ दो, तो ओल्ड प्रॉफिट, तो वो आपके कितना है 2,39,570। ये इसमें जुड़ जाएगा तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 14,77,917। ये आपके प्रॉफिट आ गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, आसान है। इस प्रॉफिट का ही हमें सारा डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ये प्रॉफिट हमारे पास प्रॉफिट हो गया फॉर डिस्पोजल। ठीक है, अब वो जो प्रश्न में कहा था वैसे वैसे एक एक चीज करते हैं। सबसे पहले उसने कहा नंबर 1 रिजर्व में ट्रांसफर करो। नंबर 1 ट्रांसफर टू रिजर्व, कितना परसेंट कहा बच्चों 10% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। कितना था करंट ईयर प्रॉफिट 12,38,400। सही है ये बात, सही है ना। ये रहा देखो करंट ईयर प्रॉफिट 12,38,400 कितना आता है 1,23,840। उसके बाद में नंबर 2 क्या कहा उसने, पढ़ो। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड वो आपके है 8% ऑफ 20 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है 20 लाख है, तो 8% उसका निकालो कितना होता है 1,60,000, 1,60,000। नंबर 3 इक्विटी शेयर डिविडेंड, वो आपके देना है 10% है क्या 10% ऑफ 15 लाख। कैपिटल पे निकाला जाता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख की थी,
15 लाख का 10% कितना होता है? 1,50,000, 1.5 लाख। और क्या कहा प्रश्न में? चौथा, बोनस, बोनस टू स्टाफ, वो आपके है 10% ऑफ ESD, इक्विटी शेयर डिविडेंड का 10%, यानी 1,50,000 का 10%, 15,000। ऐसा कहा ना उसने? लाइन से चल रहे हैं। और एक उसने कहा कैरी फॉरवर्ड, यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, वो उसने कहा कि 6% ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी 20 लाख का 6%, यानी 1,20,000 रुपए आपको क्लोजिंग बैलेंस भी रखना है प्रॉफिट का। ऐसा कहा है ना? प्रश्न में लिखा था 6%, किसका? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। तो वो 1,20,000, इन सब की जोड़ लगाओ कितनी होती है? हाँ बेटा, 5,68,000, 68,840। इतना तो ये काम हमें पहले से कहा हुआ है, इतना तो स्पष्ट है ना कि इतना तो करना ही था। तो अब आप लिखो बैलेंस प्रॉफिट। तो बैलेंस प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट था 14,77,917। सही बोला मैंने? इसमें से घटा दो 5,68,840, घटाने पर कितना आता है? हाँ बेटा, 9,09,077। सही लिखा है मैंने, ये दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, अब ये आपका बैलेंस प्रॉफिट आ गया। इसमें तीन चीजें हमें प्रावधान करने हैं। 40% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, 60% इक्विटी शेयर डिविडेंड, और इसका 10% बोनस। ये तीन बातों के प्रावधान अपने को करने हैं। क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है, क्योंकि सीधा परसेंटेज नहीं है, उसने कहा जो शेष बचा उसके आधार पर लेना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना लेट ESD, इक्विटी शेयर डिविडेंड, इज इक्वल टू X। ठीक है। फिर आता है बोनस। तो बोनस कितना है? 10% ऑफ X, यानी 0.10X। ठीक है। अब एक और टेक्निकल पार्ट आता है। अगर 60 जो है, 60 जो है वो इक्विटी शेयर डिविडेंड है, तो उस समय प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना है? 40%। तो ये 60 का 40 कितना परसेंट होता है? तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं इधर बता देता हूँ। 40 जो है वो 60 का कितना परसेंट है? कोई बता सकता है? भाग दे दो खाली, परसेंटेज की जरूरत नहीं। कितना? ये आता है, आता है 0.666666 आता है, तो आप उसको बोल सकते हैं 0.67। ये हमने किया क्या है, अगर ये 60 है तो ये कितना है? 0.6 है, 67 है। भाई 60 का 40 कितना हिस्सा होता है? यही तो बात हुआ ना। तो 60 का 40 कितना हिस्सा होता है? तो 40/60 किया तो 0.666, या जिसको हम बोलते हैं 0.67। ये हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने इसको x माना है। अगर ये इक्विटी शेयर डिविडेंड x है, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना है? PSD कितना है? तो वो आपके हो जाएगा 0.67 ऑफ x, यानी 0.67x। ये सबसे टेक्निकल पॉइंट है, ये जो है ना, ये स्टार पॉइंट है समझने के लिए।
हमने क्या करा कि दोनों का अनुपात निकाल लिया। समझ रहे हो बेटा? अनुपात निकाल लिया। तो अनुपात निकालना आपको आता है, 40 और 60 का अनुपात निकाल के देख लो, यही आएगा। ये 40/60 करोगे तो अनुपात आ जाएगा, कंपेरेटिव। तो अब ये इक्वेशन इतनी ही है, तो इसकी टोटल लगाएंगे x प्लस 0.10x प्लस 0.67x, तो जोड़ो कितना हो जाएगा? तो ये जो x होता है उसको 1 माना जाता है अगर कुछ नहीं होता है तो। 1 प्लस 10 प्लस 6 7 ये पॉइंट में है, तो ये आपके आएगा 1.77x। ये हमारे पास फैक्टर आ गया है। कोई दिक्कत कह रहे हो? आसान है। तो 1.77x बराबर प्रॉफिट कितना बचा था अपने पास? 9,09,077। 9,09,077। तो x बराबर कैलकुलेट हो जाएगा। x बराबर 9,09,077 बट्टे 1.77। तो x बराबर कितना आता है? 5,13,603। ये आपका x यानी हो गया इक्विटी शेयर डिविडेंड, 5,13,600। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आसान है। अब पीएसडी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना है? 5,13,603 इंटू 0.67। सही है। एक्स का 67 है ना, 0.67 है। 3,44,114। ये भी सही है। इक्विटी शेयर डिविडेंड आ गया, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आ गया, बोनस। तो बोनस कितना है? 5,13,603 का 10% यानी 0.10 कितना होता है? 51,360। सही है। हो गया, तीनों चीजें कैलकुलेट हो गई ना। तीनों की टोटल लगाओ। 5,13,603 प्लस 3,44,114 प्लस 51,360, जोड़ो तीनों। 9,09,077। वापस चेक हो गया? चेक हो गया ना कि सही तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। आसान है बच्चों। आंसर सारे मैच हो गए। अब इसको, ये सारा वर्किंग नोट था, सवाल तो बाकी है। सवाल करते हैं, स्टार्ट करें। सरप्लस, एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन, नोट टू अकाउंट। सही है। फॉर्मेट पे आ गए हम। सबसे पहले आप लिखिए प्रॉफिट लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया था बच्चों? हमने निकाला था अभी। हाँ बोलना बेटा। कॉपी में लिखा हुआ है अब तो सारा। पिछले साल का प्रॉफिट लास्ट ईयर 2,00,000, 2,39,000। आगे 517। अब उसके बाद में प्रॉफिट करंट ईयर, वो घटाने के बाद जो हमने लिया था 12,00,000 कुछ था। 12,38,400। इन दोनों को जोड़ लगाओ।
कितना होता है? ये भी हमने लिखा हुआ है। कितना होता है? 14,77,917। सही है ना? अब लेस एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन। अब इसमें आप एक एक करके सारी चीज लिखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 रिजर्व। तो रिजर्व कितना है बेटा? पीछे सारा सॉल्व किया हुआ है वो हमने। 1,23,840। नंबर 2 रिजर्व के बाद में क्या लिखा है? पीएसडी। अब पीएसडी में दोनों जोड़कर बोलो। पहला कितना था? 1,60,000। और एक अभी और निकाला था हमने, 3,44,114। दोनों जोड़ो। 5,04,114। फिर थर्ड ईएसडी, इक्विटी शेयर डिविडेंड, वो भी दोनों जोड़ो। पहला कितना था? 1,50,000। और नया अभी हमने कितना निकाला? 5,13,600। 5,13,000 आगे क्या है? 603। दोनों की जोड़ लगाओ। 6,63,603। फिर आता है चौथा बोनस। तो बोनस आपके दोनों जोड़ने हैं। पहला कितना था? 15,000। और दूसरा कितना है? 51,360। जोड़ो दोनों, कितना होता है? 66,360। और बस इतना ही है? और तो कुछ नहीं है? नहीं है तो बस ठीक है, बाहर लिखो इसे टोटल लगा के। 13,57,917 घटाने पर क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000। ये तो हमने पहले से तय कर रखा था, यही आना है ना? 1,20,000 की गणित पहले निकाल रखी थी हमने। हो गया बैरज? बस ये इतना ही सवाल है। फिर बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है एच लिमिटेड जो कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका एफ को पार्षद अंतर नियमों को अपनाती है। 31 मार्च 2022 का दायित्व और संपत्तियों का शेष इस प्रकार से है। इसमें आपके दिया हुआ है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसमें आपके शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल, उसमें इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल में आपके है 2,000 है। प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले यानी 2,00,000। 100 रुपए 100 इक्विटी शेयर ऑफ 100,000 ईच तो 1,00,000। तो 1,000 रुपए का एक शेयर है और 100 शेयर है। ठीक है, ये बात भी अच्छी है। आगे क्या लिखता है? सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब में फिर चेंज करता है वो। प्रेफरेंस शेयर तो पूरा है, पर इक्विटी शेयर जो 100 शेयर थे 1,000 रुपए वाले, 700 पर शेयर कॉल्ड अप। आपने केवल मांगा उसमें 700 रुपए ही है, जिसमें से भी लेस कॉल्स इन एरिया 20 शेयर ऐसे थे जिन्होंने 200 रुपए नहीं दिए। तो 4,000 नहीं दिए, वो लेस कर दिए। तो कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो आपकी 66,000 हो गई। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो 2,00,000 हो गई। आगे देखते हैं। जनरल रिजर्व 5,00,000। सरप्लस प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं वो 2,50,000 है। क्रेडिटर 3,00,000। कॉल्स इन एडवांस ऑन 80 शेयर्स ऑफ 300 24,000। एडवांस का वैसे कुछ करते नहीं है। और प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000। आगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, तो ये आपके 3,00,000।
शेयर इन द सब्सिडरी कंपनी 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 5,20,000, कैश एंड बैंक 1,80,000। बैलेंस शीट का ये जो हिस्सा होता है ये हमारे कोई काम का होता नहीं है, क्योंकि हमारे काम का तो सिर्फ प्रॉफिट है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है इस चैप्टर में। तो बाकी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है उसका कोई ज़्यादा उपयोग होता नहीं। कैश का जरूर होगा, पैसा कई बार बांटते समय कम पड़ जाता है तो मैनेज करना पड़ता है। बाकी ये सब चीज़ें खाली पढ़नी होती है। आगे देखिए, आगे लिखा है कॉल्स इन एरियर आर आउटस्टैंडिंग एज फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021। ये जो 200 रुपए कॉल बाकी थे ना, वो कहते हैं 1 अक्टूबर 2021 से है। बैलेंस शीट बन रही है 31 मार्च को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का एरियर है ये जो है। ये भी अच्छी बात है। द कॉल्स इन एडवांस वर ऑल रिसीव्ड ऑन दैट डेट। जो आपके कॉल्स इन एडवांस है वो भी उस दिन से मिल गया था, ये भी अच्छी बात है। आगे, संचालक मंडल ने निम्नलिखित प्रस्ताव रखे। प्रस्तावों को पढ़ते हैं। पहला प्रस्ताव है फर्स्ट, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभांश पूर्वाधिकार व साधारण अंशों पर क्रमशः 9% और 100% की दर से दिया जाए। ठीक है ये बात। प्रेफरेंस शेयर को 9% और इक्विटी शेयर को 100%। नंबर 2, अग्रिम मांग को लौटा दिया जाए। ये जो एडवांस आपके पास आया था ना, प्रश्न में दिया हुआ था एडवांस, वो लौटाना है, रिटर्न कर देंगे, एक एंट्री से रिटर्न हो जाएगी। थर्ड पार्ट, लाभांश की राशि का उपयोग बकाया मांग को समायोजित करने के काम में लिया जा सकता है। किसको? लाभांश की राशि का। डिविडेंड जो हम दे रहे हैं इक्विटी शेयर पे 100% डिविडेंड दे रहे हैं, वो डिविडेंड वो कहता है कि आपके जो कॉल्स इन एरियर है ना, बकाया मांग है, 20 शेयर होल्डर ने 200 रुपए नहीं दिए थे, वो पैसे वो कहता है कि जो डिविडेंड है ना उससे उसको पूरा कर लेना, समायोजित करने के लिए काम में लिया जाए। और चौथा पॉइंट, पूर्वाधिकार अंश जो कभी भी 2 माह की सूचना देकर सम मूल्य पर शोधन किया जा सकता था का शोधन कर दिया जाए। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन भी कर देना है। प्रेफरेंस शेयर 2 लाख रुपए के थे, उनका रिडम्पशन करना है। इस हेतु 2 लाख रुपए के 100 रुपए वाले 6% ऋण पत्र निर्मित किए जाए, डिबेंचर इश्यू किए जाए। तो इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई हैं, लेकिन है सारी सिंगल सिंगल एंट्री है। जैसे ये कहता है कि इसको लौटा देना, सिंगल एंट्री से हो जाएगा। ये कहता है कि बकाया मांग को एडजस्ट कर देना, ये भी सिंगल एंट्री है इसकी। फिर कहता है कि रिडम्पशन करना, तो रिडम्पशन भी एक एंट्री से होता है। और इश्यू ऑफ डिबेंचर है, ये भी एक एंट्री से होता है। तो ये 4 अलग अलग बातों की 4 जनरल एंट्रीज हैं जो हमें करनी है। आगे, यह मानते हुए कि सभी कार्रवाई पूर्ण हो गई है, आप उक्त व्यवहारों के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए। जनरल एंट्री देनी है जहां लागू हो, वेयर देयर इज एप्लीकेबल। आयकर का ध्यान नहीं रखना है, पुनः चिट्ठा बनाइए, तो बैलेंस शीट दोबारा से भी बनानी है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है 20 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं। फिर बच्चों सबसे ऊपर हेडिंग लिख दो, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्रीज में सबसे पहली जर्नल एंट्री आपको लिखनी है नंबर 1, डिविडेंड के लिए। तो आप इक्विटी शेयर को डिविडेंड देंगे और प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देंगे। तो पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के लिए लिख दो सरप्लस अकाउंट DR टू प्रपोज्ड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट। और ये आपके प्रेफरेंस शेयर 2 लाख के थे क्या? उसका 9% आपको देना है, तो 18,000 रुपए आपको देना है। नरेशन हो जाएगा PSD प्रपोज्ड, प्रेफरेंस शेयर का प्रस्ताव कर दिया,
सिंपल सी एंट्री आपकी हो गई। नंबर 2, अब आपको इक्विटी शेयर पे डिविडेंड को भी प्रस्तावित करना है, तो लिखिए सरप्लस अकाउंट DR टू प्रपोज्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट। इक्विटी शेयर डिविडेंड की गणना अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसमें आपके 100 शेयर हैं 1000 रुपए वाले, लेकिन प्रश्न में कहा है कि इनसे अब तक 700 रुपए ही मांगे गए हैं। ठीक है, और इस 700 रुपए में भी 500 रुपए तो पहले से ही मांगे हुए थे, और 200 रुपए जो है वो आपके 1 अक्टूबर को मांगे गए हैं। तो इस 500 रुपए पे आपको क्या करना है, 100 शेयर थे, सबका पैसा आया हुआ है, तो टोटल कितना होता है 50,000। इस पे 100% डिविडेंड दे देना है, यानी 50,000। लेकिन ये जो 200 रुपए हैं वो आपको केवल कितने लोगों ने दिए हैं, 80 लोगों ने दिए हैं। प्रश्न में लिखा है 20 शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया। नहीं किया उसको भूल जाओ, जिन्होंने किया उसको देना है। तो ये जो 200 रुपए थे वो किसने दिए थे, 80 लोगों ने दिए थे। तो 200 इंटू 80 शेयर होल्डर कितना होता है 16,000। और इसको 6 महीने का, 1 अक्टूबर को दिया था ना, तो 6 महीने का डिविडेंड देना है, तो 100% इंटू 6/12 करना है, तो कितना हो जाएगा 8,000। तो टोटल डिविडेंड कितना हो गया 50,000 ये और 8,000 ये, 58,000 आपको डिविडेंड देना है इक्विटी शेयर को। इसमें जो नियम अप्लाई हुआ वो ये है कि जितने समय के लिए आप कैपिटल देते हो उतने समय का ही डिविडेंड आपको मिलेगा, एक रूल। दूसरा रूल, जिनका एरियर है उनको कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाए। तो ये एंट्री आपके 58,000 से हो जाएगी। तो थर्ड एंट्री करो, एडवांस लौटाने की। तो एडवांस लौटाने की जनरल एंट्री आपको करनी है। अब चूंकि एडवांस है तो उस पर आपको ब्याज सहित भी लौटाना पड़ेगा, तो लिखिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। ये हमने जो उसने कहा था ना कि लौटा देना, रिटर्न ऑफ एडवांस है ये। और अमाउंट कैसे आएगी, प्रश्न में लिखा था 24,000 रुपए एडवांस आया हुआ है, देखो बैलेंस शीट में भी दिया हुआ था, दिया हुआ है ना। तो 24,000 रुपए इनको लौटाने हैं, तो ये तो देना ही है, प्लस इंटरेस्ट और निकालना है। 24,000 इंटू 12% इंटू 6/12 कैलकुलेट करें, क्योंकि एडवांस भी 6 महीने के लिए आया था। कितना होता है, हाँ बच्चों 1,440, और टोटल कितना हो जाएगा 25,440। ये एडवांस की सिंगल एंट्री प्यारे बच्चों होगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR, इंटरेस्ट अकाउंट DR टू बैंक, लौटा दिया पैसा, हो गई एक एंट्री में काम। नेक्स्ट एंट्री फोर्थ एंट्री लिखेंगे, डिविडेंड प्रपोजल एक्सेप्टेड। हाँ, तो प्रपोज्ड जो डिविडेंड था उसको एक्सेप्ट करने की एंट्री अपने को करनी है, तो लिखे प्रपोज्ड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट DR
proposed equity share dividend account DR to preference share dividend account और टू इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट। प्रपोज्ड शब्द हट जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहता है। तो 18,000 और 58,000 और इधर वापस 18,000 और 58,000। प्रपोजल एक्सेप्टेड, ये इसका नरेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत पैर बच्चों? नेक्स्ट 5th पॉइंट, तो डिपॉजिट ऑफ डिविडेंड स्लैश पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय डिविडेंड बैंक अकाउंट। हम जब भुगतान करते हैं तो हम एक सेपरेट डिविडेंड बैंक अकाउंट खोलते हैं। हमने कहा वो खाता खोलना ही पेमेंट करने की एंट्री होती है। तो पेमेंट करने की एंट्री अपने को करनी है, लिखें डिविडेंड बैंक अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लो। कितना पैसा हमें जमा कराना है? तो डिविडेंड आपका बना था 18,000, तो बना था प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, इसमें तो कोई कहानी है ही नहीं। प्लस इक्विटी शेयर डिविडेंड बना था 58,000 इक्विटी शेयर डिविडेंड। लेकिन प्रश्न में कहा था कि ये जो 58,000 है ना, उसमें आप जो एरियर ऑफ डिविडेंड जो है उसको एडजस्ट कर लेना। तो वो 4,000 रुपए का एरियर है, वो एडजस्ट करेंगे। प्लस इस 4,000 के एरियर पे ब्याज बनता है 200 रुपए का, वो भी एडजस्ट करेंगे। तो अब आपके इसका फाइनल पेमेंट कितना आएगा? 18,000 प्लस ये कितना हो जाता है बेटा? 53,800। तो टोटल कितना हुआ? 71,800। ये इतना ही पेमेंट हम क्या करेंगे? डिविडेंड बैंक के माध्यम से करेंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी 71,800 की। और इसमें आपको साथ में ये जो 200 रुपए कैसे कैलकुलेट हुए वो मैं यहां लिख देता हूं। इंटरेस्ट ऑन एरियर है ये, 4,000 का एरियर था, 10% ब्याज लगता है, 6 महीने का होता है, क्योंकि अक्टूबर से स्टार्ट करके मार्च तक है, तो 200 रुपए आता है। समझ में आया बच्चों? 58,000 में से एरियर और उसका ब्याज जो है वो एडजस्ट करने की एंट्री है। तो फाइनली हम 71,800 रुपए क्या करेंगे? जमा कराएंगे। हो गया। अब छठी एंट्री, एडजस्टमेंट ऑफ डिविडेंड टुवर्ड एरियर। सही है ना? जो एरियर है उसको उसने कहा था डिविडेंड से कर देना, हमने रुपए भी रोके उसके, 4200 रुपए रोके थे ना, पेमेंट नहीं किया। हमने कहा नहीं, उसको एडजस्ट करना है, तो एडजस्टमेंट की एंट्री लिखो, इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट DR टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू इंटरेस्ट ऑन एरियर। तो 4200 रुपए, 4,000 रुपए, 200 रुपए, और नरेशन यही आ जाएगा, डिविडेंड एडजस्टेड फॉर एरियर। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट 7th एंट्री। अब 7th पॉइंट में है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर।
प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो देखो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन यदि हम करते हैं तो अपने को एक CRR अकाउंट बनाना पड़ता है। तो एक जनरल एंट्री तो उसके लिए हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए जनरल एंट्री लिखें, जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट में CRR कहते हैं। तो 2 लाख रुपए से ये एंट्री होगी। जब भी कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करती है और उसके लिए लाभों का उपयोग करती है, तो ऐसी स्थिति में ये एंट्री करनी जरूरी होती है, अंडरस्टूड एंट्री है, करना ही है। तो आप लिख दें CRR अकाउंट क्रिएटेड, CRR अकाउंट क्रिएटेड, इतना बहुत है। ये हमने इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि लाभों में से हम ऐसा करें, कंपनी नियम ये कहता है कि आपको CRR बनाना पड़ेगा। अब अगला काम, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, जिसका रिडम्पशन करना होता है तो पहले होल्डर में ट्रांसफर करते हैं। तो ये 2 लाख की एंट्री एक और हो जाएगी, ट्रांसफर्ड। 2 काम हो गए। अब इसका पेमेंट होगा तो पेमेंट कर देंगे, तो लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक 2 लाख, ये आपके रिडम्पशन हो गया। सही है। 3 एंट्री में रिडम्पशन होगा। एक, जितना रिडम्पशन करना है उसके लिए CRR बनाओ, तो उसकी एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू CRR। दूसरा, जिसका रिडम्पशन करना है उसको होल्डर में ट्रांसफर करो और फिर होल्डर में ट्रांसफर होने के बाद में होल्डर को पेमेंट कर दो। हो गया। ये 3 एंट्री से आपका रिडम्पशन हुआ। अब आपको अगला पॉइंट करना है, कौन सा, 8th पॉइंट, इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर एक एंट्री से हो जाएगा सीधा सीधा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना परसेंट डिबेंचर है, 6% डिबेंचर है ना। तो लिखो 6% इश्यू करते हो तो पैसा आता है, तो लिखें बैंक अकाउंट DR टू 6% डिबेंचर अकाउंट, 2 लाख रुपए के नए डिबेंचर इश्यू। बस ये इतना ही है प्यारे बच्चों, सारी जनरल एंट्रीज हमने कर दी है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखें शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 100 शेयर थे, 700 रुपए अब सबके पूरे आ चुके हैं, जो एरियर था वो भी हमने पूरा कर लिया है, तो टोटल हो जाएगा 70,000। उसके बाद में नंबर 2, पिछली बैलेंस शीट में देखो आपको रिजर्व्स दिए हुए होंगे। अब आप लिखें जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व 5 लाख पहले था, उसमें से 2 लाख रुपए हमने CRR में ट्रांसफर कर दिए, तो अब वो कितना बचेगा, 3 लाख। लेकिन CRR क्रिएट हो चुका है तो वो यहां आएगा, CRR 2 लाख। अब आप कहोगे सर इससे फर्क क्या पड़ा, जनरल रिजर्व को जनरल रिजर्व ही रहने देते। लेकिन कंपनी एक्ट का ये प्रावधान है कि अगर आप रिडम्पशन करते हो प्रेफरेंस शेयर्स का, तो ऐसी स्थिति में आपको CRR क्रिएट करना है, बैलेंस शीट में इसको दिखाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति जब बैलेंस शीट देखे तो पता चल जाए कि इसने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया, वो भी लाभों में से।
ये CRR एक पहचान होती है, खाली बैलेंस शीट देखते इन्वेस्टर समझ जाए कैसा किया है उसने। आगे उसके बाद में आपके क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना है 3 लाख, और एक आपके है टैक्स कितना है 60,000। अब इसमें एक चीज अपने बच गई, वो है केवल सरप्लस। एक नया चीज आएगा ना, अभी स्टार लगाओ इस पे भी, 6% डिबेंचर, एक नया सदस्य जोड़ा था हमने, प्रेफरेंस शेयर को हटाया और नए डिबेंचर लाए, तो 2 लाख वो भी लिख दो। अब केवल एक चीज बचेगा सरप्लस, ये आप बैलेंसिंग फिगर लिख दो और एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़कर टोटल का हिस्सा बना दो। ये टोटल, अभी टोटल लगानी नहीं है। अब आप आ जाओ दूसरी तरफ, क्योंकि सरप्लस बाकी है ना बेटा, सरप्लस बाकी है। अब आप दूसरी तरफ में आप लिखें फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स आपके इसमें दे रखी है 3 लाख, और इन्वेस्टमेंट तो 3 लाख लिख लो आप तो सीधा। फिर उसके बाद में लिखा है इन्वेस्टमेंट, वो आपके है 4 लाख, एज इट इज उतारना, कोई अंतर ही नहीं है। फिर उसके बाद में रिसीवेबल दे रखा है ना, ट्रेड रिसीवेबल, वो आपके है 5,20,000। तीन चीजें आ गई। अब इसमें भी एक चीज और है इंपॉर्टेंट, वो है स्टार पॉइंट कैश या कैश एंड बैंक। तो कैश एंड बैंक का बैलेंस आप निकालेंगे। पहले कैश एंड बैंक का बैलेंस कितना था बेटा, 1,80,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ था। अब 1,80,000 में से हमने पेमेंट कौन सा किया, तो जनरल एंट्री में देखो। जब पेमेंट करने से पहले एक चीज जो मुझे याद है वो मैं आपको डायरेक्ट लिखा देता हूं, 2 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू किए थे तो पैसा आया था, तो 2 लाख रुपए आप यहां लिख दो, प्लस हो गए। अब पेमेंट घटाने हैं, तो पेमेंट में कौन कौन सा पेमेंट किया, तो हमने कहा कि प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट किया 2 लाख का, रिडम्पशन किया था ना। और पेमेंट क्या किया, रिफंड किया था। रिफंड कितना अमाउंट किया, हाँ बच्चों 25,440 का, है ना, 25,440 ये रिफंड किया था हमने। कौन सा, ये तो दिया था प्रेफरेंस शेयर को, ये हमने कर दिया रिफंड। और क्या था पेमेंट में, हाँ डिविडेंड पेमेंट किया था, तो लिखो 71,800 डिविडेंड। और क्या था, पेमेंट टू बैंक बाय बैंक देख लो ना, टू बैंक और कोई है क्या, एडवांस का पेमेंट कर दिया, बैंक में डिविडेंड जमा करा दिया, प्रेफरेंस शेयर, और ये आपके क्या नाम है, एरियर में कोई बैंक की एंट्री नहीं थी, रिडम्पशन का बैंक था, पैसा आया था, और बस इतना ही है। टोटल लगाओ कितना होता है, ये सारे घटाने वाले घटा दो, टोटल कितना आता है, कितना 82,760। तो बच्चों टोटल आती है इस तरफ की 13,02,760, ये बिल्कुल सही है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये टोटल आ गई, तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यही लिख देते हैं 13,02,760, और ये इसमें से घटा के बैलेंसिंग फिगर से ले लो 1,72,760। आप चाहें तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, पर उससे काम और बढ़ेगा, इसलिए हमने कैलकुलेट नहीं करके इसको बैलेंसिंग फिगर लिख दिया। इसके लिए आपको सरप्लस अकाउंट बनाना होता है, वो बना के निकालो, चाहे आप बैंक को कर लो। तो ये सीधा सवाल, ठीक है, इतना ही है प्यारे बच्चों, समाप्त करते हैं।